नरेंद्र मोदी में एक चीज जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। नितिन गडकरी ने बना दिया वहां पर एक्सप्रेसवे, 2.5 घंटा में अब दिल्ली से कहाँ चल जाएंगे, देहरादून। उस इंसान में कितनी दूरदर्शिता है। बीच में वो सुरंग भी आएगा ना तो उसको बहुत ऊंचाई तक काटा गया। यूपी सरकार इस मामले में सबसे बेस्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है देखो भैया हमको इतनी मोटी सड़क चाहिए, 50 साल सड़क चलना चाहिए, इतने टन वजन रोक लेना चाहिए, कौन कंपनी से बनाई। और नितिन गडकरी तो और खतरनाक, उन्होंने कहा कि अगर एक दिन लेट कीजिएगा तो 1 करोड़ जुर्माना लगाएंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर किसमें है, ट्रांस हिमालय में, बहुत बर्फीला एरिया है जम्मू कश्मीर। अब पहाड़ भी दुर्गम में चोटियां हैं, यहाँ आने जाने में बड़ी दिक्कत होता है कनेक्टिविटी के चक्कर में। अब बहुत ज्यादा मात्रा में सरकार वहाँ टनल बनवा रही है और रेलवे लाइन तक पहुंचाया जा रहा है, ब्रिज बनवाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी में एक चीज जानते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। उनके जब शासनकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड कनेक्टिविटी पे बहुत वर्क हुआ, रोड कनेक्टिविटी पे। हालांकि उनकी सोच है कि रेलवे को भी ट्रेनिंग किया जाए, लेकिन रेलवे अब कैसे बताया जाए, यहाँ पर रेलवे को कुछ समझे में नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या करे। हालांकि मनमोहन सिंह ने एक काम बढ़िया किया था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनवाने के लिए प्लान बनाए थे, लेकिन तब तक ये आए तो इन्होंने पूरा पैसा दबा के पूरा पैसा खर्च किया और बेहतरीन ढंग से बन गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अब दिल्ली से मुंबई के बीच में, इधर पंजाब से यहाँ से ना दिल्ली के पास से ये मुंबई के बंदरगाह तक अलग से रेलवे लाइन बिछाई गई है, जिसपे केवल मालगाड़ी चलेगी, डबल दो तल्ला वाली, डबल डेकर। अब बीच में वो सुरंग भी आएगा ना तो उसको बहुत ऊंचाई तक काटा गया है कि डबल डेकर सुरंग चला जाए उसमें। आप समझ में आ रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत काम किया। बट रेलवे वाले में क्या है ना, वो इस रेलवे को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस रेलवे को वर्तमान में इसे बस टाइमली कर दे, ताकि इससे वो लोग जा सके जिनके पास टाइम है, पैसे की दिक्कत है। और एक प्राइवेट को डाल दे कि भाई तुम बुलेट बिछा लो, बुलेट ट्रेन कलकत्ता से दिल्ली दे दे अडानी को, भाई तुम यहाँ बिछा लो, यहाँ से दे दे अंबानी को, यहाँ से दे दे टाटा को, यहाँ दे दो महिंद्रा को, अलग अलग देते जाओ। यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या चाहिए, रेलवे के कुल प्रॉफिट का गवर्नमेंट को मिल रहा है 5 से 10%, 5%। नहीं, रेलवे जितना कमा रही है 5% दे रही है। 100 रुपया कमाती है तो 95 खर्चा हो जाता है। उससे अच्छा आप प्राइवेट को दे दीजिए, 30% टैक्स लीजिएगा। जो आज आप 5% ले रहे हैं वो गवर्नमेंट दे देंगे, कितना हो जाएगा, 30%। यूपी सरकार इस मामले में सबसे बेस्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि भैया चाहे नितिन गडकरी का भी, जैसे कोई सड़क है, सपोज कीजिए 100 किलोमीटर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना करोड़ है, 100 करोड़। यूपी सरकार कहती है कि देख भाई डीपीआर हम बना देंगे कि कितना खर्चा आएगा जमीन हेन में, लैंड एक्विजिशन हम कर देंगे। क्योंकि सरकार क्या करती है ना, इस एरिया में जमीन रजिस्ट्री पे रोक लगा देती है, कहते कोई ना खरीद पाएगा ना बेच पाएगा जब तक कि हम खरीद ना बिक्री ना कर ले। तो आप जाइएगा ना जमीन में बेचने तो कहेगा अरे भैया इसका डीपीआर बन रहा है, इस पे रोक लगा है। जिसका इससे सटल खेत आएगा, जब सरकार खरीद लेगी तब उसको हटाएगी। तो ये बिहार में भी ये रूल है। यूपी सरकार कह रही है कि देखो भैया हमने डीपीआर बना दिया, लैंड एक्विजिशन कर दिया, अब तुम्हें बनाना है। अब ये 100 किलोमीटर सड़क है ना, तो उत्तर प्रदेश का कहना है कि हम एक आदमी को 100 किलोमीटर नहीं देंगे, हम इसको 4 खंड में बांट देंगे। इसको कहेंगे फेज 1, पैकेज 1, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, पैकेज 4, सब 25-25 किलोमीटर बांट दिए। समझ गया। अब हम कहेंगे कि देखो भैया हमको इतनी मोटी सड़क चाहिए, 50 साल सड़क चलना चाहिए, इतने टन वजन रोक लेना चाहिए, कौन कंपनी से बनाएगी। तो एक कंपनी इसको ठेका दे दिया जाएगा, दूसरा इसको, तीसरा इसको, चौथा इसको। इससे फायदा क्या होगा, एक साथ हर जगह काम चालू होगा, हर जगह काम चालू होगा। एक और रूल बना दिया नितिन गडकरी ने। सपोज कीजिए कि किसी कंपनी ने कही, अल्फा कंपनी आई, कौन सी कंपनी, कहा कि हम पैकेज 1 बनाएंगे। उसी अल्फा ने कंपनी ने कहा कि हम पैकेज 2 भी बनाएंगे। तो सरकार कहती कोई दिक्कत नहीं, तुम पैकेज 2 भी बनाओ, लेकिन कौन सा जेसीबी यहां लगेगा उसका नंबर लिखवाओ, और कौन जेसीबी यहां काम करेगी उसका, यहां कौन कौन मजदूर, ठेकेदार, सुपरवाइजर, इंजीनियर, उसका डिटेल बनाओ। इसका यहाँ पे डेली इसका बताना कि कितना काम इसमें हुआ है, डेली इसमें भी बताना कितना ही हुआ है। ये ना कि दोनों ले लिए तो फिर वही से चल बनाते भाई, यहां से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सारा चीज इसका अलग, इसका अलग, इसकी मशीनरी अलग, इसका मशीनरी अलग। और नितिन गडकरी तो और खतरनाक, उन्होंने कहा कि अगर सपोज कीजिए कि आपने कहा कि हम 8 महीने में हम काम कंप्लीट करके दे देंगे। कितने महीने में? अगर आपने लेट किया तो प्रतिदिन 1 करोड़ जुर्माना लगा देंगे। 1 दिन लेट हुआ तो 1 करोड़, 2 दिन लेट हुआ तो, सपोज करो 1 महीना लेट हुआ तो कितना करोड़,
30 करोड़। और उसमें क्लॉज है कि जब तक कोई मतलब नेचुरल दिक्कत ना आ जाए, मान के चले बाढ़ आ गया दह गया यहाँ पे, तब उसमें तो ठेकेदार इंजीनियर की कोई गलती नहीं। तो अगर कोई नेचुरल आपदा नहीं आई है तब तो मारेंगे तरह 1 करोड़ रुपया एक दिन का जुर्माना लेंगे। लेकिन उस इंसान को देखिए, नितिन गडकरी, उस इंसान में कितनी दूरदर्शिता है, कहा कि अगर एक दिन लेट कीजिएगा तो 1 करोड़ जुर्माना लगाएंगे, लेकिन अगर एक दिन पहले सौंप दीजिएगा तो 25 लाख रुपया प्रतिदिन के हिसाब से इनाम भी देंगे। हमेशा इनाम कम और जुर्माना ज्यादा होना चाहिए, ताकि लोग जुर्माने से ज्यादा डरे, भले इनाम की ओर आए या न आए। तो अगर आप सपोज कीजिए कि 5 दिन पहले ही बना के दे दिए तो एक दिन का कितना, 10 दिन पहले दे दिए तो 2.5 करोड़, एक दिन का 25 लाख रुपए के हिसाब से आपको इनाम दे देगा। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा से काम किया। एक दिन लेट किए तो 1 करोड़। कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, डलहौजी, रानीखेत, नैनीताल, ये सब पर्यटक जगह है। अभी गर्मी के दिन में लोग पर्यटक जगह यहाँ घूमने जाते हैं। अभी कोई गोवा घूमने नहीं जाएगा, झौंस के आएगा अभी जाए। नहीं, अभी तो ठंडी का दिन है ना, गर्मी के दिन है कि ठंडी के दिन है? अभी यहाँ पे सब लोग भागेंगे लोग यहाँ पे। और अभी कोई शिमला नहीं जाएगा मरने के लिए, अपने ठंडा पड़ रहा जाएगा शिमला घूमने। तो उसके बाद गर्मी का दिन आएगा तो शिमला। अब बरसात में सब आदमी घरे रहता है, बहुत घुमा ले हो, बरसात में घरे बैठल रहो, समझे। बरसात में सबसे ज्यादा दिक्कत बेचारा गरीब इंसान को होता है जो फुटपाथ पे सोते हैं। ठंडी में तो ओढ़ ओढ़ के कहीं सो जाएंगे, गर्मी में तो भाई कहीं बिछा लिया सड़क के किनारे। बरसात में बेचारे लोग को बहुत दिक्कत होता है, जानवर सबको भी कहाँ भागे। ठंडी के दिन में तो कहीं कोना वोना में घुस के काम चला के चले जाते हैं। बरसात में बड़ी दिक्कत होता है। किसी या जिसका घर कच्चा रहता है उसके लिए बड़ा सरदर्द होता है, पानी उनी घुस जाता है, इसमें टपकने लगता है। तो ये पर्यटक जगह हो गया। उसके नीचे देहरादून जाइएगा तो वहां से दिखाई देगा मसूरी। वहां दूरी ऐसे थोड़ा बताया जाता, वहां ऊपर ऐसे बताता, वो पहाड़ वहां पे है मसूरी। एक बार जाम लगा था देहरादून से मसूरी तक, भयानक जाम लगा था। उत्तराखंड में पहले बहुत दुर्दशा होता था जी। दिल्ली से लोग जाते थे देहरादून, 6 घंटा लगता था, कहने के लिए 5 घंटा, बीच में रुकना भी तो रहता है थोड़ा, तो अब कंटिन्यू 6 घंटा लगता था, 5-6 घंटा। अभी ना नितिन गडकरी ने बना दिया वहां पर एक्सप्रेस वे, 2.5 घंटा में अब दिल्ली से कहाँ चल जाएंगे, देहरादून। ठीक है, जो भी दिल्ली के लोग हैं, इतना प्रदूषण है दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में, सैटरडे संडे अपना चल जाएगा कहाँ, देहरादून। ठीक हो गया, डिटॉक्स होके चलाएगा। और वहां बनने नहीं ना देगा, बिल्डिंग उल्डिंग नहीं बनने देगा उतना बड़ा, और वहां के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, समझे आप। पर्यटक सबसे ज्यादा खर्चीले लोग होते हैं, और इकोनॉमी में अगर खर्चीले लोग ज्यादा हैं तो इकोनॉमी दबा के चलेगी। जैसे स्टूडेंट लोग, आप इस एरिया में रहते हैं ना, लॉज धड़ाधड़ लॉज में रेंट आ रहा है, कहीं खोल दीजिए लॉज, रेंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। अब तो लॉज में एक अच्छा चीज ये हो रहा है कि ज्यादातर लॉज के ऊपर लाइब्रेरी बना दे रहा है लोग। हाँ, वो ज्यादा सही रहा। इकोनॉमी चल रही, तो आप लोग की इकोनॉमी किस पे चलती है, या इस एरिया की इकोनॉमी किस पे चलती है, आप ही लोग पे, तो आप ही लोग उसे चला रहे होते हैं। और लॉकडाउन में जब आप घर चले गए थे ना, मरण हो गया था इस एरिया का, चाहे होटल हो गया, लॉज हो गया, कोई दुकान हो गया, इवन रिक्शा वाले लोग, ई रिक्शा, हवा हवाई, कौन बैठा रहता है, चारों ओर स्टूडेंट ही रहते हैं। पर्यटक में भी यही होता है कि पर्यटक ज्यादा आएंगे तो होगा। पहला आपात क्या था, राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात कहां से है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 कहां से आया है, जर्मनी। कितने दिन में संसद की अनुमति चाहिए, ठीक है, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश या मौखिक, लिखित, कैसा, लिखित। और कितने दिन वैलिड रहेगा, 30 दिन। संसद जब संशोधन करेगी तो 6 महीना, 6 महीने करके अनंत। विशेष बहुमत या साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, कैसा बहुमत, विशेष बहुमत। अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार, 1962, 71, 75, 75 वाला जबरदस्ती इंदिरा गांधी ने लगा दिया, आंतरिक अशांति का बहाना बनाकर, और उनकी सरकार गिर गई। और सरकार में आया ऐसा प्रधानमंत्री जो आज तक दुख देता है हम लोग को, मोरारजी देसाई। भारत का सबसे घटिया प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। उस मोरारजी देसाई को इंदिरा गांधी से दुश्मनी था, लेकिन उसने इंदिरा गांधी के अच्छे कामों को भी खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी ने मिसाइल प्रोग्राम चालू किया। इंदिरा गांधी के समय ही पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था। किसने कहा परमाणु परीक्षण खराब चीज है, इसको खत्म करो। ही मोरारजी देसाई। इसको इंदिरा गांधी से क्या था, एकदम नफरत। नाम था इसकी पार्टी का जनता पार्टी। क्या नाम था? और जब जनता पार्टी टूटी ना,
तो बहुत सारी पार्टियां निकली, जिसमें लास्ट में जब जनता पार्टी जोड़ी, लेकिन जनता पार्टी का मोरारजी देसाई अब तक सबसे चौपट, समझा गया। और दूरदर्शी में इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी का तो वो नहीं है। और प्रधानमंत्री अभी तो रनिंग प्रधानमंत्री, तो रनिंग प्रधानमंत्री क्या, देखो प्रधानमंत्री एक देश को संभालते हैं, तो देश के ऊपर लिया गया डिसीजन कई बार क्या होता है 5-10 साल बाद दिखता है। अभी के प्रधानमंत्री के लिए सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन के फेज किए प्रधानमंत्री है। और अगर इस समय कोई ऐसा प्रधानमंत्री बैठ जाता, अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एज 75 साल है, और आप अमूमन देखिएगा कि 75 साल का आदमी लैपटॉप और कंप्यूटर से भागता है, कहता है मोबाइल में घुसल रहता है। अगर ऐसी ही विचार अगर नरेंद्र मोदी की रहता तो चौपट कर देता हम लोग को। लेकिन वो आदमी के अंदर ये चीज अच्छाई है कि ट्रांजिशन के दौर में भी वो खुद पुराने जमाने के हैं, लेकिन आधुनिकता को समझते हैं। यूपीआई को बढ़ावा देना, ट्रांजिशन को देना, ऑनलाइन चीजों को बढ़ावा देना, मैंने ओवरऑल डिजिटल चीजों को बढ़ावा देना, समझ में आएगी नहीं, ये बेहतर है। लेकिन अगर मोरारजी देसाई की तरह रहते तब मोबाइल में बर्बाद हो रहा है, तो जब पूरी दुनिया आने वाले टाइम पे डिजिटल हो जाएगी, हो ही गई कम में बस डिजिटल पूरी दुनिया। अब तो बैंक में पासबुक भी नहीं मिलता है, नॉर्मल अभी ऐसे दे रहा है कि किसी किसी को आदत है, ऐसे डिजिटल आ गया। अभी डिजिटल करेंसी भी आने वाली है, सीबीडीसी डिजिटल करेंसी। यूपीआई वगैरह है क्या कि इंटरनेट फेल है, ये हो गया। सीबीडीसी में कुछ फेल हो रही है, ब्लूटूथ चालू करो दे दो यार, इंटरनेट गायब, कोई मतलब नहीं, इंटरनेट का भी जरूरत खास उसमें नहीं पड़ेगा। अभी वो प्लान में है। तो धीरे धीरे अगर कैश खत्म होगा तो सरकार अगर 500 का नोट चलन से हटा दे तो करप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि रिश्वत हमेशा बड़े करेंसी में दिए जाते। अब किसी को 1 करोड़ रुपया देना है, तुम 100 के नोट में दो ना, ट्रक में लाद के ले जाना पड़ेगा, पूछेगा पुलिस कहाँ जा रहे हो, रिश्वत देने। तो 500-500 रुपया वाला जो है, अब जब चीजें ऑनलाइन हो ही गई हैं, आने वाले कुछ साल में हर चीजें ऑनलाइन हो जाएगी। आज भीख मांगने वाला ऑनलाइन मांग रहा है, हर जगह ऑल डिजिटल हो गया। ऑर्केस्ट्रा में नाचने टाइम डिजिटल लगा के, वो बहुत खराब लगता है बेचारा, किसी लड़की के मजबूरी का तमाशा देखता है सुना, नहीं समझे, बहुत उटपटांग लगता है भाई। वो दुल्हन को देखना ना, शादी में दुल्हन इतनी सभ्य ढंग से उसको सजा के एकदम देवी बनाएगा, उसी सदिया में दूसर में किसी गरीब की लड़की को नचवाता है, बहुत खराब चीज लगता है। गरीबी कुछ भी करा देती है, भीख मांगना कला नहीं होता, नहीं समझे बात, वहीं तक नहीं है ना, एक डांस तक सीमित रहता है तब ठीक नहीं। जब आप किसी चीज को करते हैं, परंपरा को शुरू करते हैं, तो एकदम कंफर्म रहिएगा कि इसमें अपडेट भी आएगा। जब डांस चालू हुआ तो फिर अश्लीलता आएगी, और इतना ही नहीं, जो सामने देखने वाला है उसके अंदर बदतमीजी आएगी, और ये बदतमीजी दिन पर दिन अपडेट होते जाएगा, क्योंकि उसका कोई फिक्स मानक नहीं होता है, और ये इतने लेवल तक बदतमीजी चला जाता है जिसका कोई हद नहीं। अब ये समाज में कैसा ही लगता है ये सब। खैर, कई जगह तो ब्याह में शर्त रखा जाता है ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए। देखो को बूढ़ा बूढ़ा भी जाके देखो, भैया एक पैर कबर में है भैया, पूजा पाठ का उम्र, एक पैर कबर में दैले, उम्र हो गया, अब पूजा पाठ करो, नाम जपो भगवान का कि आ रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा देखेगा।